नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन विद अनिल में। मैं आपका अपना अनिल चौधरी लेके आया हूँ नई वीडियो। दोस्तों आज हम स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के पार्ट 2 का डिस्कशन करने जा रहे हैं। ठीक है, पार्ट 1 मैं पहले करा चुका हूँ और काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए थे। 3000 के आसपास उस पर व्यूज़ हैं और काफ़ी अच्छा रिव्यू आया था, उसका फीडबैक काफ़ी अच्छा था। तो इस वजह से हम पार्ट 2 बना रहे हैं, क्योंकि बच्चों की डिमांड है कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग से काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आने लगे हैं। तो इसके ऊपर आज हम लोग ध्यान देंगे। तो पार्ट 2 है तो ऑब्वियसली कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे इसमें। और स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगा आपको, अगर आप टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ से अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। पेड ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको पेड ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, उसमें हम लोग ऐसे ही डेली एक दिन छोड़ के 30 क्वेश्चंस का टॉपिक वाइज एमसीक्यू टेस्ट लेते हैं और जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनकी पीडीएफ देते हैं। ठीक है, विद सॉल्यूशन, जैसे ये आपके सामने है ऐसी ही। चलिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट टाइम होमवर्क था, हालांकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है लेकिन काफ़ी बच्चों ने इसको इजीली सही बता दिया था। तो क्या है क्वेश्चन? दौड़ के अंत के पास धावक पर अभिनय करने वाले बल हैं। द फोर्स एक्टिंग ऑन अ रनर नियर द एंड ऑफ अ रेस। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग करने के लिए क्वेश्चन बनाया गया था, कोई ऐसा मोटिव नहीं था इस क्वेश्चन का। तो नॉर्मल सी बात बोलिए, चाहे स्टार्टिंग हो, चाहे लास्ट हो, चाहे बीच में हो, एयर रेजिस्टेंस हमेशा वर्क करता है। ऑब्वियस सी बात है, चाहे आप स्टार्ट करो तो स्टार्टिंग में भी आपको एयर आपके ऊपर प्रेशर बनाएगी बनाएगी। ठीक है, लास्ट हो उसमें भी और चलते हुए गेम में उसमें भी। वेट एंड फ्रिक्शन भी। ठीक है दोस्तों, आपका भार तो लास्ट में भी उतना ही था, स्टार्टिंग में भी उतना ही था। तो ज़मीन के ऊपर जो आपने पढ़ाई होगा फॉर्मूला होता है, न्यूटन में आप फोर्स निकाल सकते हैं, आपका वजन कितनी लगा रहा है फोर्स ज़मीन पे। और उस फ्रिक्शन तो ऑब्वियसली होता ही है। और ऑब्वियसली फ्रिक्शन तो लास्ट में, जब आप रेस के लास्ट में रुकते हैं, रुकने जा रहे होते हैं, तो उस टाइम पे फ्रिक्शन और ज़्यादा वर्क करता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा, बोथ ए एंड बी। अब आ जाते हैं एक बेहतरीन क्वेश्चन पे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। काफ़ी लोगों ने इसका आंसर गलत बताया, अराउंड 10% बच्चों ने सिर्फ इसका आंसर ठीक बताया है। चलिए इसको समझ भी लेते हैं। तो क्या कह रहा है दोस्तों? 10 सेकंड तक की छोटी अवधि के उच्च तीव्रता वाले व्यायाम के लिए मुख्य ऊर्जा प्रदान कौन सा है? प्रदाता। विच इज़ द मेन एनर्जी प्रोवाइडर फॉर हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन अप टू 10 सेकेंड्स। तो अभी इस क्वेश्चन को साइड हटाते हैं, पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा कंसेप्ट बता देता हूँ। देखो, हमारी बॉडीज़ में डिफरेंट एनर्जी सिस्टम्स हैं जिनसे हम लोग एनर्जी लेते हैं, जो टाइप ऑफ सिस्टम्स हैं। ठीक है, क्योंकि सिचुएशन के हिसाब से हमारी जो बॉडी है वो अलग हिसाब से एनर्जी लेती है। जैसे भाई ऑक्सीजन अगर मिल रही है तो अलग तरीके से एनर्जी लेगी, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो अलग तरीके से लेगी, और ये तो बिल्कुल ही अलग है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको 2 तरीके के एनर्जी सिस्टम्स होते हैं हमारे बेसिकली मेन। तो एक होता है आपका एनारोबिक और एक होता है एरोबिक। बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है, तो प्लीज़ 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 इसको समझिएगा। और एक होता है एरोबिक। ठीक है दोस्तों, तो इसका हमें पता है, इसमें जो ऑक्सीजन होता है, इसमें प्रेजेंट होती है ऑक्सीजन, इसमें एनर्जी सिस्टम में इसमें ऑक्सीजन नहीं होती है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया? एनारोबिक बताया पहले। तो एनारोबिक में भी, एक सेकेंड, जो मैंने एनारोबिक बताया आपको, एनारोबिक में भी 2 रहते हैं हमारे। एक तो यही हो गया ATP CP सिस्टम। ठीक है दोस्तों, और दूसरा क्या हो गया हमारा? ग्लाइकोलाइसिस होता है, लेकिन विदाउट ऑक्सीजन के उसमें। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस होता है, ग्लाइको मतलब कि ग्लूकोज और लाइसिस मतलब कि ब्रेक डाउन। ठीक है दोस्तों, तो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, लेकिन ऑक्सीजन की प्रेजेंट में नहीं, ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे भी ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए, ये तो खैर अलग ही चीज़ है, लेकिन दोनों एनारोबिक के पार्ट हैं तो इसमें भी ऑक्सीजन नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अब आती है आपकी ATP CP सिस्टम की। थोड़ा सा मैंने आपको थोड़ा सा उसका बताया है कि कहाँ से ये चीज़ें आई हैं, नहीं तो सडनली अगर आपको बताते तो थोड़ा वियर्ड लगता। ठीक है, अब ATP CP की सिस्टम की बात कर रहे हैं। जब हम, जैसे आपने सोचिए वार्म अप करा अच्छा खासा, तो उसमें आपकी ATP यूज़ हुई होगी। ठीक है, ATP डिपेंड करता है किस वे में यूज़ होगी। मोस्टली वार्म अप में आपका ATP ऑक्सीजन के साथ यूज़ होती है। ठीक है दोस्तों, तो ऑक्सीजन कौन सी? ग्लाइकोलाइसिस विद ऑक्सीजन, मतलब कि एरोबिक। लेकिन जब आपने वार्म अप कर लिया, अब आप हाई इंटेंसिटी कोई एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, तो तब कौन सा सिस्टम स्टार्ट होगा सबसे पहले? तो ATP CP। जैसे आप 100 मीटर स्प्रिंट कर रहे हैं,
वार्म अप के बाद, तो सबसे पहले जो आपका सिस्टम वर्क करेगा तो वो ATP CP करेगा। ऐसा नहीं है सिर्फ ये करेगा, आपका ग्लाइकोलाइसिस में एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस भी वर्क करेगा और एरोबिक भी करेगा, लेकिन वो आपके बहुत कम करेंगे, 5% मैक्सिमम मान लीजिए आप। मेन जो होता है आपका ATP CP होता है, ठीक है, 100 मीटर रेस में, ठीक है दोस्तों। तो जब हम ATP को यूज़ कर लेते हैं, जब आपने ATP को यूज़ कर लिया तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ADP में, ठीक है दोस्तों। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, एडिनोसाइड ट्राईफॉस्फेट, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगा, एडिनो डाई ट्राईफॉस्फेट, ये ADP, ये P फॉस्फेट, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे अब इसे एक P और चाहिए, अगर इसको दोबारा ATP में रीसिंथेसाइज होना है, दोबारा ATP को बनाना है तो ये करता क्या है, जो बॉडी में हमारी मसल्स में क्रिटीन फॉस्फेट होता है, क्रिटीन फॉस्फेट, इसमें से P को एक ले लेता है और यहाँ पे ATP दोबारा बन जाता है, ठीक है दोस्तों। लेकिन ये 10 सेकंड तक की हाई इंटेंसिटी चीज़ों में सबसे ज़्यादा कारगर है, ठीक है, क्योंकि इसके बाद जो हमारी बॉडी में जो CP मैंने बताया, क्रिटीन फॉस्फेट, ये ख़त्म हो जाता है और इस पे से हमारा जो एनर्जी सिस्टम है इसके ऊपर डिपेंड नहीं रहता। और दूसरी, अगर आप हाई इंटेंसिटी कंटिन्यू रखेंगे तो ऑब्वियसली एनारोबिक पे आ जाएगा, फिर वो आपका एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस पे। और उसके बाद भी एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि जब आपकी बॉडी नहीं रह पाएगी ऑक्सीजन के बिना, तो आप ऑक्सीजन भी लेंगे तो एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस भी आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आई विश आपको छोटा सा कंसेप्ट अच्छा लगा होगा। तो इसका आंसर क्या है, ATP CP सिस्टम, ATP CP प्रणाली, ठीक है दोस्तों। इसके ऊपर मैंने सोचा है कि इसके ऊपर एक अच्छी सी प्यारी सी वीडियो बनाई जाए, ठीक है। थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ थोड़ा इसका क्या सीन है, कैसे कैसे बनाना पड़ेगा, क्योंकि अच्छे वे में बनानी पड़ेगी वीडियो, इजीली समझ नहीं आएगी, कंसेप्चुअल चीज़ है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं मेन क्वेश्चंस। हालांकि ऊपर वाले भी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के थे। उस क्षमता का नाम जो गति के साथ प्रतिरोध को आने में मदद करता है, इस रूप में भी जानी जाती है। नेम ऑफ द एबिलिटी विच हेल्प टू ओवरकम द रेजिस्टेंस विद स्पीड इज़ नोन एज। तो दोस्तों हमें पता है स्ट्रेंथ, ये कह रहा रेजिस्टेंस भी आ जाए कि आप भाई जो भी भारी चीज़ है उसको उठा भी लो, चल भी लो, लेकिन स्पीड भी हो। तो क्या होगा दोस्तों, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ चाहिए उस चीज़ के लिए, आपको विस्फोटक शक्ति चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। फार्टलैक ट्रेनिंग में हृदय की दर डैश बीट्स प्रति मिनट बीच प्रवाहित होती है। द हार्ट रेट फ्लक्चुएट बिटवीन डैश बीट्स मिनट फार्टलैक ट्रेनिंग इन फार्टलैक ट्रेनिंग। तो दोस्तों कितनी फ्लक्चुएट करती है, तो 140 से 180 के बीच में बताई जाती है कि फ्लक्चुएट होती है, क्योंकि हमारा फार्टलैक ट्रेनिंग क्या है, कंटिन्यूस मेथड है जिसमें हम स्लो और हाई स्पीड पेस पे रनिंग करते हैं। इनके भी अभी आगे बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, 2-3। थर्ड क्वेश्चन, अधिक रेंज के साथ गति करने में मदद करने वाली क्षमता को जाना जाता है। द एबिलिटी विच हेल्प्स टू द मूवमेंट विद ग्रेटर रेंज इज। अधिक रेंज के साथ गति करने में मदद करने वाली क्षमता को जाना जाता है। तो दोस्तों ये दोनों थोड़ी थोड़ी कंफ्यूजिंग है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, एंड्योरेंस होगा इसका आंसर, कि भाई आपकी जो बॉडी है वो क्या करे, गति भी करे और उसकी रेंज जो है, जो भाई उसकी रेंज है वो ज़्यादा हो जाए, ठीक है दोस्तों। तो उसको हम धीरज कहेंगे, एंड्योरेंस कहेंगे। ग्रुप में ये क्वेश्चन गलत करवा दिया गलती से, तो मैं ये वहाँ पे करेक्ट कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। फोर्थ क्वेश्चन, लचीलेपन को सुधारने की कौन सी विधि नहीं है, विच इज़ नॉट द मेथड टू इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी। तो अगर आपको लचीलेपन को सुधार करना है उसमें, तो आप कौन सा इनमें से नहीं है दोस्तों, तो स्लो कंटिन्यूस मेथड, ऐसा कोई भी तरीका नहीं है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फिटनेस की कमी के कारण हो सकता है, लैक ऑफ फिटनेस कैन कॉज। तो दोस्तों इनमें से क्या हो सकता है, तो मसल क्रैम्प्स आने लग जाते हैं नॉर्मली, जो फिटनेस की जो एक्सरसाइजेज नहीं करते हैं, फिट नहीं हैं, उनकी बॉडी में मसल क्रैम्प्स आने लग जाते हैं, और मेनली सबसे ज़्यादा लेग्स और फीट्स में आते हैं, ठीक है दोस्तों। इन दो पार्ट में सबसे ज़्यादा कॉमन हम देखते हैं मसल क्रैम्प्स को, और इसका मेन रीज़न एक डिहाइड्रेशन भी बताया जाता है। डिहाइड्रेशन, पानी की कमी, मतलब कि वाटर लेवल कम हो जाने की वजह से मसल्स में मसल क्रैम्प्स आने लग जाते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन, तेज अनुकूल प्रक्रिया किस में होती है, फास्टर अडेप्टेशन प्रोसेस अकर्स टू।
तो काफ़ी लोग इसका बिगिनर्स आंसर बता रहे थे। बिगिनर्स इसका गलत आंसर है। इसका आंसर एक्सपीरियंस्ड परफॉर्मर है, अनुभवी कलाकार है। एग्जाम्पल जैसे अगर आप वॉलीबॉल प्लेयर को लेते हैं एक, और एक नॉर्मल कोई किसी बच्चे को लेते हैं, और आप चाहे वॉलीबॉल प्लेयर है माना, लेकिन उसने कभी स्पाइक नहीं करा है, मैं मानता हूँ उसने कभी स्पाइक नहीं करा आज तक, अटैक नहीं करा है, लेकिन आप दोनों को सिखाएंगे तो जो वॉलीबॉल को देखता आ रहा है, कभी कभी उसने डिफेंस करा है, सेटिंग करी है, तो उसका पता है कि कैसे उसको हिट करते हैं। तो जो एक्सपीरियंस परफॉर्मर होगा वो उसको जल्दी अडेप्ट कर लेगा, फास्टर अडेप्टेशन। ठीक है दोस्तों। 7th क्वेश्चन देख लेते हैं। गति की जांच एक निर्णायक निर्णय कारक है। स्पीड इज एग्जामिन टू बी अ सर्विंग डिसाइडिंग फैक्टर इन। तो दोस्तों स्पीड किस में सबसे ज़्यादा हम देख सकते हैं? स्पीड के हिसाब से एक्सप्लोसिव स्पोर्ट में स्पीड चाहिए ही चाहिए। अगर स्पीड नहीं है तो बिल्कुल आप परफॉर्मेंस आपकी बिल्कुल डाउन रहेगी। ठीक है दोस्तों। 8th क्वेश्चन, ऊंचाई पर, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसे हम। ऊंचाई पर प्रशिक्षण लगभग 8000 फीट, हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग नियरली एट 8000 फीट। तो दोस्तों हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग जो कि 8000 फीट के आसपास हो, तो उसमें होता क्या है ये पूछा है। तो सही बताया, परफॉर्मेंस में सुधार होता है, प्रदर्शन को बढ़ाता है। ठीक है दोस्तों। 9th क्वेश्चन, लचीलापन विकसित करने की सबसे अच्छी विधि है। बेस्ट मेथड टू डेवलप फ्लेक्सिबिलिटी इज़। तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। ठीक है दोस्तों। तो क्या है इसका आंसर? तो PNF ट्रेनिंग हम कहते हैं, और इसकी फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो फुल फॉर्म क्या है दोस्तों इसकी? प्रोप्रियोसेप्टिव, लिख देता हूँ, प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरो, क्योंकि इसकी जो फुल फॉर्म है ये एग्ज़ाम में आने के बहुत चांसेस रहते हैं। थोड़ा भी कठिन पेपर बनाना होगा तो फुल फॉर्म तो एटलीस्ट डाल ही सकता है। न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन, तो PNF ट्रेनिंग। अब इसमें होता क्या है ये तो सबको पता है। ठीक है। इसमें होता क्या है कि हम नॉर्मली स्ट्रेचिंग जब करते हैं तो हम जो भी हमारा टारगेट मसल होती है उसको हम स्ट्रेच करते हैं और उसको होल्ड करके रखते हैं। लेकिन इसमें स्ट्रेचिंग तो हम करते ही हैं उस मसल की, जैसे हम हैमस्ट्रिंग की करें, पैर उठा के उसको ऊपर ले जाते जाएंगे, और ऊपर ले जाने के बाद हम जो भी हमारा जिसको हम स्ट्रेचिंग दे रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे कि अब आपको फोर्स भी लगाना है। ठीक है दोस्तों। तो मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन भी होता है मसल में, दोनों चीज़ें रहती हैं। मसल्स में स्ट्रेचिंग भी होगी और कॉन्ट्रैक्शन भी होगा, यही दोनों मिलकर चीज़ें क्या उनसे ट्रेनिंग में होता है। तो PNF ट्रेनिंग में होता है प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन। ठीक है दोस्तों। 10th क्वेश्चन, प्रशिक्षण का सुपर मुआवजा प्रभाव किसके कारण है? द सुपर कंपेंसेशन इफेक्ट ऑफ ट्रेनिंग इज ड्यू टू। तो सुपर कंपेंसेशन मतलब कि आपने कोई ट्रेनिंग करी और आपको मतलब कि उसका जो प्रभाव था आपने सह लिया और आपने इम्प्रूव कर लिया। ठीक है दोस्तों, आपकी परफॉर्मेंस में सुधार आ गया। तो ये एकदम सही है। आपका जो प्रोपोर्शन होना चाहिए वो लोड और रिकवरी का अच्छा प्रॉपर प्रोपोर्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं आपने लोड तो बहुत ज़्यादा दे दिया है और रिकवरी आपने बहुत कम दे दी है, तो बिल्कुल भी आप उम्मीद ना करिए कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी जाने वाली है। ठीक है दोस्तों। 11th क्वेश्चन, दीर्घकालिक प्रशिक्षण योजना का विस्तार हो सकता है। लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग प्लान में एक्सटेंड ओवर। तो काफ़ी लोग इसे 2 to 3 ईयर ग्रुप में बता रहे थे, 1 ईयर, ये सारे गलत हैं। ए ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। 3 से 5 साल या उससे भी ज़्यादा। जैसे कि 2016 के बाद ऐसा तो नहीं है एथलीट्स ने अपनी, ऑब्वियसली जो एथलीट्स हार गए या जीत गए जो भी थे उन्होंने 2020 अपना टारगेट रखा होगा, तो 4 साल तो यहीं हो गए, तो उन्होंने 4 साल एक एक दिन मेहनत करी होगी। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि 2021 में बता दिए टोक्यो ओलंपिक्स, तो ये 5 साल भी एक्सटेंड हो चुका है। ठीक है दोस्तों। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, लॉन्ग टर्म, और इससे ज़्यादा भी हो सकता है। अब 2022 बता देते तो आपका लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग 6 साल भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों। 12th क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रतिक्रियाशील कूद भी कहा जाता है। रिएक्टिव जंप्स इज ऑल्सो कॉल्ड। तो दोस्तों क्या कहा जाता है इन्हें? प्लायोमेट्रिक्स। ठीक है। जब हम बॉक्स को लगा के, आपने देखा होगा बॉक्स को लगा के बहुत लोग अपनी जंप बढ़ाने के लिए इस पर जंप करते हैं, वापस आते हैं, जंप करते हैं, तो प्लायोमेट्रिक्स का एक एग्जाम्पल है। ठीक है दोस्तों। और इसमें भी अगर पूछा जाए तो ATP CP सिस्टम सबसे पहले वर्क करेगा। ठीक है दोस्तों। ATP CP सिस्टम।
13th क्वेश्चन देख लेते हैं, अच्छा लग रहा है काफ़ी। अरे ये तो बेहतरीन वाला क्वेश्चन है, चलिए इसका आंसर बताइएगा आप, बड़ी उम्मीदों से आपसे पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रशिक्षण विधि एरोबिक और एनारोबिक ऊर्जा उत्पादन प्रणालियों का उपयोग करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेनिंग मेथड मेक यूज़ ऑफ बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक एनर्जी प्रोड्यूसिंग सिस्टम्स? तो मैंने आपको ऊपर बता दिया था कि हमारी बॉडी में दो तरह के एनर्जी सिस्टम्स हैं, एरोबिक और एनारोबिक, ठीक है दोस्तों। और ATP CP है एक। तो ये कह रहा है कि इन दोनों का यूज़ किस में होता है, हालांकि ये इसमें ही आ जाता है एनारोबिक में ही, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की कोई हमें यूज़ नहीं होती है, ठीक है दोस्तों। तो क्या होगा इसका आंसर, चलिए बता देते हैं, ए होगा। अब मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पता होगा, और नहीं पता तो चलिए आज पता कर लेते हैं। काफ़ी लोग फार्टलेक ट्रेनिंग भी बता रहे हैं। देखिए अगर अंतराल या इंटरवल ट्रेनिंग ऑप्शन में नहीं होता तो आप लोग फार्टलेक ट्रेनिंग को चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट सेम तरीके की ट्रेनिंग है, लेकिन बस डिफरेंस ये है, फार्टलेक ट्रेनिंग थोड़ी एन्जॉयबल टाइप ऑफ ट्रेनिंग है। उसमें कोई स्पेसिफिक आपका टाइम नहीं होता है, कोई पेस नहीं होती है स्पेसिफिक आपकी। उसमें हम नॉर्मली रन करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, और ये रहता है कि भाई थोड़ी देर धीरे भाग लेंगे, थोड़ी देर तेज़ भाग लेंगे। कोई ऐसा मोटिव नहीं होता है कि हमें कि 1 मिनट हम स्लो भागेंगे, 30 सेकंड हम बहुत ज़्यादा फास्ट भागेंगे अपनी मैक्सिमम पेस पे। जो भी आप ले सकते हैं 80% ऑफ अपनी स्पीड का, और यहाँ पे आप ले सकते हैं 60% ऑफ अपनी स्पीड का, ठीक है दोस्तों। तो इंटरवल ट्रेनिंग में ये दोनों चीज़ें बड़ी एग्जैक्ट लेके चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो जब हम 1 मिनट के लिए स्लो भागेंगे तो ऑब्वियसली स्लो भाग रहे हैं हम लोग, तो आप सांस लेते लेते आराम से भागेंगे। तो जब आपका एरोबिक वर्क करेगा, ठीक है, एरोबिक सिस्टम। और जब आप 30 सेकंड के लिए बहुत तेज़ भागेंगे तो आपका क्या है, हमें पढ़ा है हमने, स्प्रिंट में होता है क्या है, एनारोबिक यूज़ होता है, एनारोबिक, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर सीधा सीधा हमारा इंटरवल ट्रेनिंग है। और मैं ये नहीं कहता कि फार्टलेक ट्रेनिंग में ये दोनों यूज़ नहीं होते हैं, उसमें भी होते हैं, लेकिन इंटरवल ट्रेनिंग यहाँ पे ज़्यादा एग्जैक्ट आंसर होगा, क्योंकि काफ़ी स्ट्रिक्ट टाइप ऑफ ट्रेनिंग है फार्टलेक ट्रेनिंग से, काफ़ी स्पेसिफिक रहती है टाइम के मामले में। 14th देख लेते हैं, भार तीव्रता है, लोड इंटेंसिटी इज। तो दोस्तों क्या आंसर है इसका, सही बताया, सी आंसर करेक्ट है यहाँ पे। वॉल्यूम लोड के लिए व्युत्क्रमानुपाती, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लोड वॉल्यूम। मतलब कि अगर मैं बात करूँ जैसे लोड इंटेंसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड वॉल्यूम, तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे आपको, चलो मेन इसी क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्योंकि ऊपर कुछ भी नहीं है, नहीं तो आपको बता देता। तो जब आपकी ऐसी चीज़ दिखे और इसके नीचे की चीज़ हो, तो हम इसको रिलेट कैसे करते हैं, हम इसको उल्टा रिलेट करते हैं कि अगर आप लोड की इंटेंसिटी को बढ़ा देते हैं, मैं कहूँ कोई आपको भाई स्प्रिंट मारना है, ठीक है, तो कई सारे स्प्रिंट तो मारोगे नहीं, क्योंकि भाई स्प्रिंट में तो बहुत एनर्जी लगती है, तो लोड की जो इंटेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है, तो आपकी स्प्रिंट जो है वो कम हो जाएंगे। आप बोलो कि भाई 10 स्प्रिंट लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा मेरे से, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएंगे। लेकिन वहीं मैं आपको बोलूँ कि आपको क्या करना है, एक बैग है और उसको कमर पर लेके भागना है, ठीक है दोस्तों। तो लोड इंटेंसिटी यहाँ पे कम है, ज़्यादा नहीं है, तो आप क्या बोलोगे, ठीक है जी आधा घंटा भाग लेंगे, तो लोड वॉल्यूम बढ़ गया यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। तो इस हिसाब से ये चीज़ें काम करती हैं। 15th क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा प्रशिक्षण लैक्टेट सीमा को बढ़ा सकता है और VO2 max बढ़ा सकता है? विच ट्रेनिंग कैन इनहेंस लैक्टेट थ्रेशोल्ड एंड इंक्रीज VO2 max? अब आप मानेंगे नहीं, ग्रुप में वो ऊपर क्वेश्चन करा दिया मैंने इतना अच्छे से, और उसके बाद भी ये क्वेश्चन गलत कर दिया। अरे जी समझिए इस चीज़ को, लैक्टेट थ्रेशोल्ड है तो है क्या, एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस तो है। एनारोबिक में ही तो आपका लैक्टेट मतलब कि लैक्टिक एसिड जनरेट होता है, तो एनारोबिक की तो बात हो रही है। इंक्रीज VO2 max तो बात हो क्या रही है, ये आपकी एरोबिक की तो बात हो रही है। तो क्वेश्चन को बस थोड़ा सा टेक्निकल कर दिया, और लोगों ने दोबारा सर्किट ट्रेनिंग, फेट ट्रेनिंग, इन सब चीज़ों को, और तो और हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग भी बहुतों ने कहा है, ठीक है दोस्तों। मैं इन सब को गलत नहीं मानता हूँ, लेकिन मोस्ट स्पेसिफिकली हम देखें तो ए ऑप्शन यहाँ पे एकदम करेक्ट है, ठीक है दोस्तों। 16 क्वेश्चन देख लेते हैं, मांसपेशियों की गतिविधि पूरी तरह से निर्भर करती है, मसल एक्टिविटी इज एंटायरली डिपेंडेंट ऑन। तो यहाँ पे जो ग्रुप में बच्चों ने जवाब दिया था वो ए था, मुझे अच्छे से याद है, प्रवायु की आपूर्ति, कि भाई ऑक्सीजन आना बहुत ज़रूरी है।
कुछ हो या ना हो ऑक्सीजन आना ज़रूरी है। उन्होंने ये नहीं सोचा कि ऑक्सीजन आता किससे है, तो ब्लड सप्लाई से आता है। और नर्व मतलब कि न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ट्रांसमिशन होना चाहिए। जब ब्रेन से कोई सिग्नल ही नहीं जाएगा तो मसल एक्टिविटी तो पॉसिबल ही नहीं है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे, तंत्रिका और रक्त आपूर्ति। ठीक है दोस्तों, आई विश आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी और आप स्टार्टिंग से लेकर अभी तक कंटिन्यू देख रहे हैं। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगे तो, नहीं लगे तो डिसलाइक करके मुझे ज़रूर बताइएगा, सो डैट मैं अपने आप में इंप्रूवमेंट लेके आऊँ। 17th क्वेश्चन, स्प्रिंटिंग दौड़ में सबसे महत्वपूर्ण कारक है इन स्प्रिंटिंग रेसेस द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज़। तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? अगर स्प्रिंटर को देखना, आप कोई बच्चा है उसको स्प्रिंटर बनाना है या नहीं बनाना है, तो आप उसको क्या देखोगे, कोशिश करने की। हालांकि ये इजीली ऐसे नहीं देख सकते आप, कुछ टेस्ट्स होते हैं जिससे आप देखते हैं कि टाइप्स ऑफ फाइबर्स उसके देखेंगे कि भाई वाइट फाइबर कितने हैं। ठीक है दोस्तों, क्या उसमें क्वांटिटी है, कितने परसेंट है। 18th क्वेश्चन, प्रशिक्षण के दौरान उल्टी की अनुभूति के किसके कारण होती है? ड्यूरिंग ट्रेनिंग द सेंसेशन ऑफ वॉमिटिंग इज कॉज्ड ड्यू टू। तो दोस्तों किसके कारण होती है? एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड के लैक्टिक अम्ल का संचय। इसके कारण बहुत बार हमें थोड़ा अजीब सा लगने लग जाता है और सर चक्कर आने लग जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और उल्टी होने लग जाती है, वॉमिटिंग। 19th क्वेश्चन, आर्थर लिडियार्ड के प्रशिक्षण से क्या विकसित होता है? आर्थर लिडियार्ड्स मेथड ऑफ ट्रेनिंग डेवलप्स। तो दोस्तों किसके लिए होती है? मैराथन्स के लिए होती है मेनली ये ट्रेनिंग। तो इसमें ऑब्वियसली एंड्योरेंस पे वर्क होता है, धीरज पे वर्क होता है। ठीक है दोस्तों। 20th क्वेश्चन, बीटा ब्लॉकर्स ज़्यादातर किसके द्वारा उपयोग किया जाता है? बीटा ब्लॉकर्स आर मोस्टली यूज्ड बाय। तो दोस्तों क्या आंसर है इसका? आर्चर्स आंसर है। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है? देखो आंसर तो हमें पता है, इसका मेन फंक्शन होता है क्या? ये बीपी को, ब्लड प्रेशर को काफ़ी डिक्रीज़ कर देता है, कम कर देता है। अगर आप देखें कि मैं कहूँ आपका रिज़ल्ट आने वाला है, अभी थोड़ी देर में आपका DSSB का रिज़ल्ट आने वाला है, आप में बड़ी एक सेंसेशन आने लग जाएगी, एंग्जाइटी आने लग जाएगी, टेंशन होने लग जाएगी, जिस कारण आपकी जो हार्ट बीट्स हैं वो काफ़ी बढ़ जाएंगी। ठीक है दोस्तों, और हार्ट बीट्स अगर तेज़ दिल धड़केगा, मतलब तेज धड़केगा, तो ऑब्वियसली आपका जो कंसंट्रेशन है वो कहीं ना कहीं आप हिलोगे डुलोगे, मतलब कि आपका जो कंसंट्रेशन लेवल है वो गिर जाएगा एकदम। तो उसको स्टेबल रखने के लिए आर्चर्स इसको यूज़ करते हैं, बीटा ब्लॉकर्स को। ठीक है दोस्तों। 21st क्वेश्चन, सिटअप्स करके आप डैश पेशी को मजबूत बनाने में मदद कर रहे हैं। बाय परफॉर्मिंग सिटअप्स यू आर हेल्पिंग टू स्ट्रेंथन द एंड परफॉर्म अप द डैश मसल। तो दोस्तों सिटअप्स अगर आप करते हैं तो आप क्या करते हैं? तो आप रेक्टस एब्डोमिनस मसल को स्ट्रॉन्ग करते हैं, उसमें एक बड़ी मजबूती लाते हैं। ठीक है दोस्तों। 22 क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के महत्वपूर्ण घटक हैं, भारत नहीं सॉरी दोस्तों, बाहर है यहाँ पे, लोड, माफ़ कीजिएगा, द विटल कंपोनेंट ऑफ लोड आर। तो दोस्तों यहाँ पे सिर्फ लोड की बात हुई है। ठीक है, तो उसके हिसाब से हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है कि भाई उसकी इंटेंसिटी कितनी है, एक तो कि तीव्रता क्या है उसकी, और दूसरी चीज़ काम है कितना, किस स्पीड से करना है उस काम को और कितना करना है। यही दो चीज़ें आपकी लोड में मान्य रहती हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है। 23rd क्वेश्चन, ऊंचाई पर कोई भी ऊंची कूद कर सकता है क्योंकि इन हाई एल्टीट्यूड वन कैन जंप हायर बिकॉज। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, समझने की चीज़ है थोड़ी सी। तो चेंज ऑफ सरफेस ग्रेविटी, मैंने आपको बता रखा है, सरफेस ग्रेविटी चेंज होती है। आप पहाड़ों में जाओगे तो पहाड़ों में सरफेस ग्रेविटी थोड़ी सी कम होती है, जिस कारण से आप ज़्यादा जंप कर पाते हैं। ठीक है दोस्तों, जी की वैल्यू कम होती है। जब आप एटमॉस्फेयर में ऊपर जाएंगे तो जी की वैल्यू, जो कि ग्रेविटी होती है आपकी, ग्रेविटी फोर्स, उसकी वैल्यू कम होने लग जाती है, जिस कारण आप थोड़ी सी जंप ज़्यादा करने लग जाते हैं। इन्हीं वजह से काफ़ी फेमस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स को भी मान्यता नहीं दी गई है। 24th क्वेश्चन, प्रदर्शन क्षमता में कमी की स्थिति के कारण है। स्टेट ऑफ डिक्रीज इन परफॉर्मेंस कैपेसिटी इज़ ड्यू टू। तो दोस्तों ओवरलोड तो सब सोचते हैं कि भाई किसी के ऊपर हम बहुत ही ज़्यादा लोड दे देंगे, कोई ट्रेनिंग है, कोई स्टूडेंट है, उसको आप एक ही दिन में बोलो कि आज वेट ट्रेनिंग भी करनी है, शाम में ये भी करना है, रेस्ट भी नहीं करना, तो ऑब्वियसली उसकी परफॉर्मेंस डिक्रीज़ होगी। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो लोड होता है आपका वो किससे रिकवरी के प्रोपोर्शन अच्छा होना चाहिए, उसके बीच में ख़राब नहीं होना चाहिए प्रोपोर्शन। ठीक है दोस्तों। लेकिन अंडर लोड भी, अब जैसे भरत पुनिया जी हैं, काफ़ी 4 साल से तैयारी कर रहे हैं 2020 ओलंपिक्स के लिए,
अब 2021 में होंगे ओलंपिक्स, तो अब वो सोचेंगे छोड़ यार अभी तो बहुत टाइम है, थोड़ा सा वर्कआउट कम कर देते हैं, क्या दिक्कत है कुछ महीने के लिए, तो उनकी परफॉर्मेंस गिर जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती है। तो बी बोथ इनका आंसर है, दोनों। आप देख लेते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन को। जोरदार अभ्यास के दौरान हमें थकान की ज़रूरत का प्रमुख कारण, ड्यूरिंग स्ट्रेनस एक्सरसाइज द मेजर रीज़न फॉर ऑनसेट ऑफ फटीग इज़। तो दोस्तों फटीग का तो बिना आंख बंद करके क्या ऑप्शन होगा, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन। लेकिन इसका मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखो एनारोबिक और एरोबिक में कोई ऐसा खासा डिफरेंस नहीं है, बस सिचुएशन ये है कि जो एनारोबिक होता है वो थोड़ा हाई इंटेंसिटी में काम आता है, उसमें ऑक्सीजन नहीं होती है, जिस कारण से एक पाइरूवेट नाम का सब्सटेंस बनता है। जब उसको ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो वो लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर वहाँ पे ऑक्सीजन दे दोगे तो वो नॉर्मल आपका चीज़ों में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एनर्जी दे देगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई विश आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।